सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 1 पार्ट 3 इंट्रोडक्शन इन सी प्लस प्लस। आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग स्किल्स और मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। OOPS is a programming approach which revolves around the concept of object। ऑब्जेक्ट वो होगा जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। अगर हमें किसी स्कूल के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें स्कूल से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज करना है। हमें स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन रखनी है, फैकल्टी की इंफॉर्मेशन रखनी है, अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन रखनी है, एकेडमिक की इंफॉर्मेशन रखनी है, एडमिशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें रखनी है। अब इतने बड़े सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें किस इंफॉर्मेशन को हैंडल करना है। हम जानते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है। अब हमें बहुत सारे वेरिएबल्स बनाने हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि डाटा के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम स्टोर नहीं कर पा रहे। जैसे हमने स्टूडेंट्स का नाम स्टोर एक अलग वेरिएबल में किया था और उसकी एज एक अलग वेरिएबल में स्टोर की, जबकि एज उसी स्टूडेंट की है लेकिन अलग अलग वेरिएबल में इंफॉर्मेशन की वजह से कैसे ये ध्यान में रहेगा कि ये दोनों वेरिएबल आपस में रिलेटेड हैं, क्योंकि प्रोग्राम में तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। सी लैंग्वेज में हमने एक टॉपिक पढ़ा था स्ट्रक्चर, जो ये कहता है कि आप वेरिएबल्स की ग्रुपिंग कर सकते हैं जिसकी वजह से ये दोनों वेरिएबल्स आपस में इंटैक्ट रहेंगे। इसी तरह एक चीज़ सी प्लस प्लस में भी होती है, उसका नाम है क्लास। यहाँ पर हम सीखेंगे कि एक वेरिएबल की किस तरह से ग्रुपिंग करते हैं। पर वेरिएबल्स की ग्रुपिंग करना तो एक ही बात है जो सी लैंग्वेज में भी हो सकती है। आप इन वेरिएबल्स को हैंडल करने के लिए बनाएंगे कुछ फंक्शंस। ये फंक्शंस उन्हीं वेरिएबल्स को इस्तेमाल करके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ये फंक्शंस उसी चीज़ से रिलेटेड हैं जिस चीज़ से ये वेरिएबल रिलेटेड थे। मसलन स्टूडेंट से रिलेटेड सारे वेरिएबल्स जो स्टूडेंट्स के सारे वेरिएबल्स कंटेन करेंगे, और स्टूडेंट से रिलेटेड वो सारे फंक्शंस जो उसी वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स और ये सारे वेरिएबल्स और ये सारे फंक्शंस को मिलाकर एक ग्रुप बनना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर एक ऑब्जेक्ट इटसेल्फ और सफिशिएंट एंटिटी होता है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन भी रख सकते हैं और उसी इंफॉर्मेशन को मैनेज करने वाले सारे फंक्शंस भी होते हैं। Any entity in the system that can be defined as a set of operations performed using entities property set is known as object। ऑब्जेक्ट क्या है ये आहिस्ता आहिस्ता हमें क्लियर होगा जब हम कोडिंग भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड गाइडलाइंस हमें क्या कह रही है? कह तो बहुत सारी चीज़ें रही है, लेकिन हम इसमें से कुछ 5 प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे तो हम ये कह सकेंगे कि हमें पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझ ली है। वैसे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा वास्ट है और इसको समझना एक क्लास में पॉसिबल नहीं। ये पांच की प्रिंसिपल्स हैं: एनकैप्सुलेशन, डाटा हाइडिंग, अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं इनमें से किसी एक को एक्सप्लेन करूँगा। एनकैप्सुलेशन
एनकैप्सुलेशन इसका मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ को और सारे ऑपरेशन, सारे फंक्शंस का एक सिंगल ग्रुप बनाना, यही एनकैप्सुलेशन कहलाता है। अब आप सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर बनाकर आप वेरिएबल्स की ग्रुपिंग तो कर सकते हैं, पर उस ग्रुप में फंक्शंस नहीं होते, इसलिए वहाँ पर एनकैप्सुलेशन नहीं होती। सी प्लस प्लस में क्लास वो ज़रिया है जिसके अंदर हम वेरिएबल्स और फंक्शंस दोनों बना सकते हैं। हम अगली क्लास में इसका एक हम अगली क्लास में इसकी एक हम अगली क्लास में इसका एक फंक्शन भी बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब आवर चैनल प्रोग्रामिंग स्किल्स। अल्लाह हाफिज़।